तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 1:30 बजे जब हमारा ट्रक बेंगलुरु के हाईवे से कोणार्क की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस सुनसान हाईवे के बीचों बीच मुझे कोई खड़ा दिखा। उस पर नज़र पड़ते ही मैंने फ़ौरन ही हॉर्न देना शुरू कर दिया, पर मेरे हॉर्न देने के बावजूद भी वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। जब मैंने ट्रक की स्पीड कम करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि ना तो ट्रक की स्पीड कम हो रही है और ना ही ट्रक के ब्रेक काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रक की स्टीयरिंग व्हील भी अब मेरे कंट्रोल में नहीं थे। देखते ही देखते मेरा ट्रक उस आदमी को कुचलता हुआ आगे निकल गया और कुछ आगे जाने के बाद रुक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अभी मैं डरा सहमा किसी तरह वापस से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी ट्रक के विंडो पर किसी ने थपथपाया, और जब मैंने विंडो की खिड़की की तरफ देखा तो कोई भी नहीं था, पर यह एहसास हो रहा था कि कोई तो है। मैंने बजरंगबली का नाम लिया और दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और किस्मत से ट्रक भी चल पड़ी। मैं जल्दी से वहाँ से निकला और जब मैं काफ़ी दूर चला गया तो मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मेरे ट्रक के विंडो स्क्रीन यानी कि सामने वाले शीशे पे 2 पैर लटके हुए नजर आए, जिसमें से एक पैर किसी औरत का था तो दूसरा किसी मर्द का। उन दोनों पैरों पर नज़र पड़ते ही मेरी सांसें मेरे काबू से बाहर हो गई और घबराहट के चलते मैं ट्रक को संभाल नहीं पाया और ट्रक मेन हाईवे से उतरकर किसी पुरानी सड़क पर आ गई। मैंने वक्त रहते ट्रक को तो पलटने से बचा लिया, पर मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, जिस वजह से मैं ट्रक को उस पुराने रोड पर भगाता रहा। फिर जब कुछ देर बाद मेरी घबराहट कम हुई तो मेरा ध्यान उस रोड पर गया जिस पर अब वो दोनों पैर विंडो स्क्रीन से गायब हो गए थे, पर मैं अभी भी ट्रक भगाता रहा। और जब मैंने थोड़ा बाहर की तरफ ध्यान दिया तो मैंने देखा कि उस रोड पर जो लाइट के खंभे लगे हुए हैं वो सारे लगातार ब्लिंक कर रहे हैं, और सड़क की ओर दोनों खड़े लंबे लंबे घने पेड़ से ऐसा लग रहा था कि वो रोड किसी जंगल से होकर गुजर रही है। मैं ये सोचकर ट्रक चला ही रहा था कि आगे कहीं जाकर कोई मेन हाईवे मिल जाएगा, पर काफ़ी आगे आने के बाद भी मुझे कोई दूसरा हाईवे नहीं मिला, और अब कुछ आगे जाने के बाद वो रोड इतनी संकरी हो गई कि अब ट्रक उस रोड पर आगे नहीं बढ़ सकते थे, जिस वजह से मुझे ट्रक रोकना पड़ा। अभी मैं ट्रक रोक कर यही सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी मुझे सामने उस संकरी रोड पर कोई नज़र आया। उस पर नज़र पड़ते ही मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, भाई साहब ज़रा सुनिए तो। पर वो मेरी आवाज़ देने के बाद भी नहीं रुका और वो आगे चला गया। हालांकि मैं ट्रक से उतरना नहीं चाहता था, पर मुझे लगा कि वो आदमी मेरे यहाँ से निकलने में शायद कोई मदद कर दे। ये सोचकर मैं ट्रक से नीचे उतर गया, और जब मैं उस आदमी को आवाज़ देते हुए उसके पीछे गया तो मैंने पाया कि वो आदमी एक बस्ती की तरफ जा रहा है। वहाँ उस सुनसान और अलग थलग पड़े दुनिया में बस्ती को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। बस्ती का मतलब था कि लोगों का होना, और मुझे इस अंधेरी और डरावनी रात से बचने के लिए ऐसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। पर वो आदमी मेरे लाख आवाज़ देने के बावजूद भी रुकने को तैयार नहीं था, जिस वजह से मैं दौड़ते हुए उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई साहब मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही वो आदमी रुका और बड़े ही आराम से मेरी तरफ पलटा, और उसके पलटते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं हड़बड़ाते पीछे गिर पड़ा। दरअसल उसके चेहरे के बीचों बीच टाँके की सिलाई हो रखी थी। अभी मैं ज़मीन पर गिरा चीख ही रहा था कि तभी वो आदमी बोला, चीखो नहीं, कहीं वो सुन ना ले। और ये बोलकर वो आदमी बस्ती की तरफ जाने लगा, और वहीं मैं अभी भी वहीं पर पड़ा रहा। फिर जब वो आदमी उस बस्ती के अंदर चला गया तब जाकर मेरी जान में जान आई। तभी मैं जल्दी से उठा और अपने कपड़े झाड़ते बोला, पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो चीख सुनते ही मेरे पैर अपने आप ही ट्रक की तरफ भाग खड़े हुए और सीधे ट्रक में चढ़ने के बाद ही रुके। पर ट्रक में आने के बाद भी मुझे वो चीखें अभी भी साफ साफ सुनाई दे रहे थे, जिस वजह से मेरा पूरा बदन थरथराए जा रहा था। फिर जब अचानक ट्रक जोर से हिलने लगा तो मेरी जान हालत में ही आ गई। ट्रक को अपने आप हिलता देख पता नहीं मेरे को क्या सोचे कि मैं ट्रक से नीचे उतरा और चीखते उस बस्ती की तरफ भागने लगा। और जब मैं उस बस्ती में पहुंचा तो हड़बड़ाते हुए एक घर में घुस गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अभी मैं उस घर में घुसा ही था कि तभी मेरी नज़र उस घर के अंदर दीवार की तरफ मुँह किए बैठी एक औरत पर पड़ी। इससे पहले मैं उस औरत से कुछ कहता कि वो मुझे देखे बिना ही बोली, अपने कानों पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ जाओ।
पता नहीं क्यों उस औरत के इतना कहते ही मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं अपने कानों पर अपना हाथ रख के मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा और अभी मैं अपनी सलामती की भगवान से दुआई कर रहा था कि तभी वही आदमी उस घर में दाखिल हुआ जिसके चेहरे को देखकर मैं भागा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वो आदमी बोला, तुम इस तरफ क्यों चले आए? तुम्हें पता नहीं है यहाँ जो आता है वो फिर यहीं का होकर रह जाता है। अभी वो आदमी ये बता ही रहा था कि तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उस आहट के सुनाई देते ही वो दोनों घबरा उठे और घबराते हुए मुझसे बोले, तुम उस कोठी के पीछे छुप जाओ और ज़रा सी भी हलचल मत करना। फिर मैं अनाज के उस कोठी के पीछे जाकर छिप गया। अभी मैं कोठी के पीछे दुबका ही था कि तभी एक बूढ़ा सा आदमी आया जिसके हाथ में एक झोला था। उस आदमी के अंदर आते ही वो दोनों उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गए। फिर उस आदमी ने अपने उस झोले से एक बड़ी सी सुई और काला धागा निकाला और उस आदमी के चेहरे को सिलने लगा। उस आदमी के चेहरे पर सिलाई करने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस औरत की तरफ पलटा और अपने झोले से छोटी कीलें और एक हथौड़ी निकाली और उस औरत के सिर पर 20 से 25 कीले ठोकने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपना झोला लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जब मैं उस अनाज की कोठी से बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा कि वो आदमी और वो औरत बेहोश है। अभी मैं अपना सर पकड़े ये सोच ही रहा था कि आखिर ये सब क्या था। आखिर उस बूढ़े आदमी ने इन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर वो बूढ़ा आदमी है कौन जिससे ये दोनों इतने डरते हैं? अभी यही सवाल मेरे दिमाग को हिलाए हुए थे कि तभी उस आदमी को होश आ गया और जब मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, आखिर कौन सी जगह है ये और उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे चेहरे पर सिलाई क्यों की है? उस पर जब उस आदमी ने जो बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं है बल्कि वो एक ऐसा शरीर है जिसमें 7 अतिरिक्त आत्माएं रहती हैं और उस शरीर की आत्मा आज भी अपने शरीर को पाने के लिए चीखती चिल्लाती इस बस्ती में घूमती रहती है। अभी वो आदमी मुझे उस बूढ़े आदमी की बात बता ही रहा था कि इसी बीच उस औरत को भी होश आ गया। वो औरत होश में आते ही बोली, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर तुम उस मोची के पकड़ में आ गए तो वो तुम्हें इतनी जगह से उधेड़ेगा और सिलेगा कि तुम्हें अपने आप में और किसी कपड़े में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। हम दोनों पति पत्नी तो झेल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तुम भी झेलो। इस पर जब मैंने उन दोनों से पूछा कि आखिर आप दोनों यहाँ कैसे आए और अब तक यहाँ से भागे क्यों नहीं, तो इस पर उस औरत ने कहा, आज से ठीक 3 साल पहले हम दोनों मियाँ बीवी अपने घर लौट रहे थे। तभी हाईवे पर हमारी गाड़ी अचानक ही बंद पड़ गई। जब गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो गाड़ी में कोई खराबी नज़र नहीं आई क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। ऊपर से हम उस वक्त हाईवे के ऐसे हिस्से पर थे जहां लाइट भी नहीं थी, जिस वजह से चिंता थोड़ी और बढ़ गई। अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या करें कि तभी एक ऑटो वाला सामने से आता हुआ दिखा। हमने उस ऑटो वाले को आवाज़ देकर रुकवाया और पूछा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिल जाएगा, जिस पर वो ऑटो वाला बोला, इस वक्त तो मुश्किल है पर आप कहें तो मैं आपको आगे वाले ढाबे तक छोड़ देता हूँ, वहाँ शायद आपको कोई मदद मिल जाए। ऑटो वाले की बात सुनने के बाद हमें लगा कि यहाँ वीरान में रुकना ठीक नहीं रहेगा, लिहाजा हम दोनों उस ऑटो वाले के साथ उस ढाबे के लिए निकले। हम अभी जा ही रहे थे कि तभी ऑटो अचानक से पलट गई। ऑटो के पलटते मैं उसी वक्त बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मेरे पति और उस ऑटो ड्राइवर को उनकी टांगों से घसीटते हुए लेकर जा रहा है। मैं अपने आप को किसी तरह संभालते उठी और उस आदमी की तरफ दौड़ी और दौड़ते दौड़ते इस बस्ती में आ पहुंची, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उस मोची ने मेरे पति का आधा शरीर छल्ली कर सिल दिया था तो वहीं उस ऑटो वाले के हाथ पर काट कर चौराहे के पेड़ पर लटका दिए। और जब मैं उस मोची के हाथ लगी तो उसने मेरे सर में इतने सारे कीले ठोक दिए कि अब मेरे सर पर बालों से ज़्यादा कीले गाड़ी हुई हैं। हमें ये तो पता नहीं कि हम अब भी क्यों जिंदा हैं, पर अब हम ऐसी सूरत लेकर पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौट सकते। हमें कोई भी नहीं अपनाएगा। डरावने चेहरे के साथ, और शायद अब तुम्हारा भी हाल कुछ हमारे जैसा ही होने वाला है, क्योंकि वो मोची तुम्हें आज नहीं तो कल पकड़ ही लेगा। उस औरत की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। शायद सच में मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला था, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। और जब मैं उस मोची के हाथ ही न लगूं तो इस पर वो आदमी बोला, तुम कोशिश कर सकते हो। वो मोची अभी उस चौराहे पर ही बैठा किसी न किसी की चमड़ी से रहा होगा। तुम बस बिना कोई आवाज़ किए उस हाईवे पर पहुंचने की पूरी कोशिश करना। अगर तुम मैंने हाईवे तक पहुंच गए तो तुम बच जाओगे, नहीं तो हम शायद दोबारा मिलेंगे और भगवान ना करे ऐसा हो। उस आदमी की बात सुनने के बाद मैं दबे पाँव उस घर से निकला अपने ट्रक की ओर। अभी मैं दबे पाँव अपने ट्रक की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक बार को पीछे पलट कर देख लूँ,
पर जब मैं किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई था ही नहीं। शायद डर ही इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरा दिमाग कुछ भी सोचने लगा था। खैर मैं ट्रक की तरफ बढ़ता रहा और जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक में कोई पहले से ही बैठा हुआ है। उसे देखते मैं रोड के पेड़ों के आड़ में छिप गया और उसके जाने का वेट करने लगा। और कुछ देर वेट करने के बाद जब वो ट्रक से उतरकर कहीं चला गया तो मैं उस पेड़ के आड़ से बाहर आया और अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। ट्रक में बैठने के बाद अभी मैंने ट्रक स्टार्ट ही की थी कि तभी मेरी नज़र सामने खड़े उसी बूढ़े आदमी पर पड़ी जो इंसानों के साथ हैवानों जैसा सलूक करता है। अपने सामने उस मोची को देखकर मेरे हाथ पर एक बार फिर अपने आप ही थरथराने लगे थे। पर इससे पहले वो मोची मुझ तक पहुंच पाता मैंने ट्रक को रिवर्स में डाला और पीछे की तरफ भगाने लगा। पहले कुछ देर तो ट्रक रिवर्स में ही चली, फिर अचानक ही ट्रक एक जगह पर ठहर गई जबकि ट्रक के पहिए पूरी रफ्तार में घूम रहे थे। और जब वो मोची ट्रक के करीब आने लगा तो मैं बौखला उठा। मुझे पता था कि अगर मैं मोची के हाथ लगा तो मेरा अंजाम क्या होगा। और इसी बौखलाहट में मैं ट्रक से नीचे उतरा और मेन हाईवे की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़ने लगा। पर जल्दी ही मेरी सांसें चढ़ गई थी जिस वजह से अब मेरी रफ्तार कम होने लगी। और जब मेरी सांसें उखड़ने लगी तो मैं लड़खड़ा के नीचे गिर पड़ा। अब सांसें इस कदर चढ़ चुकी थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं किसी तरह दोबारा उठ तो गया पर उठते ही मुझे ऐसा चक्कर आया कि मैं मुंह के ही बल गिर पड़ा और गिरते में होश को बैठा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी बस्ती के किसी घर के पीछे पड़ा हुआ था। पहले तो मुझे अपने आप को जिंदा देखकर काफ़ी खुशी हुई क्योंकि जब मैं भागते हुए गिर के बेहोश हुआ था उस वक्त वो मुझे मेरे ठीक पीछे ही था और मुझे लगा था कि यही मेरा अंत है। पर अभी सवाल ये था कि आखिर में बचा तो बचा कैसे और साथ ही यहाँ पर कैसे पहुँचा। अभी मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मुझे एक ऐसा आदमी दिखा जिसके दोनों बाजू काले धागे के सहारे उसके कंधे से लटके हुए थे। और जब वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि उसके दोनों होंठ आपस में सिले हुए हैं। उसे देखकर मैं समझ गया कि ये भी उस मोची का ही शिकार हो गया है। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने ही मुझे उस मोची से बचाया तो इस पर उसने अपना सर ना में हिलाकर जवाब दिया और अपने पैंट की जेब की तरफ इशारा करने लगा। उसका इशारा समझते ही मैंने जब उसके पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसके पैंट से एक बटुआ निकला। और जब मैंने उस बटुए को खोलकर देखा तो उसमें उस आदमी की फैमिली फ़ोटो दिखी जिसमें वो और उसके बूढ़े माँ बाप थे। और जब मैंने वो फ़ोटो उसको दिखाया तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त मैं उसका दर्द अच्छे से महसूस कर सकता था पर कुछ कर नहीं सकता था। फिर जब उस आदमी ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया तो मैं उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी एक जगह पर रुका और नीचे एक गड्ढे की तरफ इशारा करने लगा। और जब मैंने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक झोला यानी कि बैग दिखा। मैंने उस बैग को उस गड्ढे से बाहर निकाला और जब उसके अंदर देखा तो मैंने पाया कि उसमें बड़ी बड़ी सुई धागे और हथौड़ी कीले हैं। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर इन चीज़ों का करना क्या है, पर जब उस आदमी ने मुझे इशारे से ये बताया कि आखिर मुझे इन चीज़ों का क्या करना है तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल उस आदमी ने इशारों में बताया कि मुझे अपने चेहरे और बदन पर इन सुई धागों की मदद से ठीक वैसी सिलाई करनी है जैसी वो मोची करता है। पर शायद यही एकमात्र रास्ता था यहाँ से निकलने का। पर मैं अपने हाथों से ही अपनी सिलाई कैसे करता भला। फिर मुझे उन्हीं दोनों लोगों का ख्याल आया जो पहले मुझे मिले थे। मैं उस झोले और उस आदमी के साथ उन दोनों के घर पहुँचा। मुझे दोबारा सही सलामत देखकर उन्हें खुशी तो हुई पर साथ ही दुख भी हुआ कि मैं अभी तक यहीं पर फंसा पड़ा हूँ। फिर जब मैंने उन्हें आगे का प्लान बताया तो वो राजी हो गए और उसी वक्त उन दोनों ने मेरे बदन पर टाँके लगाना शुरू कर दिए। वो उन टाँकों का दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे शरीर से उस आदमी का एक हाथ भी सिल दिया जिसने मुझे ये तरकीब बताई थी। फिर जब उस आदमी ने कहा ये तुम्हें हाईवे के किनारे पहुँचा देगा और मौका देखते ही तुम बिना कुछ सोचे समझे हाईवे पर पहुंच जाना। और हाँ, वो मोची हर वक्त तुम्हारे आसपास ही रहेगा पर उसे शक नहीं होना चाहिए कि तुम भागने वाले हो। फिर उसके बाद हम दोनों हाईवे की तरफ चल पड़े। अभी हम कुछ दूर आए ही थे कि तभी वो मोची नज़र आया पर मैं शांत रहा और उसी रफ्तार में उस आदमी के साथ चलता रहा। वो मोची कुछ देर तक तो हम दोनों के पीछे पीछे आया फिर वो एकदम से कहीं गायब हो गया। उस मोची के गायब होते ही मुझे लगा कि शायद अब मुसीबत टल गई है। पर जब हम दोनों उस हाईवे के करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि वो मोची सामने हाईवे के करीब ही खड़ा हमें देख रहा है। उस मोची को वहां देखकर मेरे कदम ठहर गए।
पर उस आदमी के कदम नहीं थमे। वो चलता ही रहा और मैं भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता रहा। और फिर जब हम दोनों हाईवे के बिल्कुल करीबी पहुंच गए तो वो मोची हमारी तरफ आने लगा। उस मोची को अपनी तरफ आता देख कर हम दोनों उसी वक्त पूरी जान लगाकर भागे। और जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी का एक हाथ जो मेरे हाथ के साथ सिला हुआ था अब मेरे हाथ से लटका छोड़ रहा था। और वो उस पुराने रोड पर खड़ा मेरे को देखे जा रहा था और वो मोची भी वहीं खड़ा गुस्से से चीखे जा रहा था। मैं वहाँ से आगे निकल गया और आगे एक ढाबे पर पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल में था और मेरे सारे टाँके खुले हुए थे। दरअसल उन ढाबे वालों ने ही मुझे अस्पताल तक पहुंचाया था। उस अस्पताल से निकलने के बाद जब मैं उस ढाबे पर पहुंचा जहां मैं बेहोश हुआ था तो उन लोगों ने बताया कि उन्हें पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है और उन्हें उस मोची के बारे में पता था। उस मोची के बारे में उन्होंने बताया कि वो एक सन की मोची था जो दिन में तो जूते चप्पल ही सिलता था, पर रात होते ही वो मोची कब्रों से लाशें निकाल कर उनकी चमड़ियों की सिलाई करता था और कीले भी ठोकता था। और ऐसे ही एक रात जब उसने 7 लाशों को आपस में सिल दिया तो उस रात के बाद वो मोची बदल गया और उसकी आवाज़ कभी औरत की हो जाती तो कभी मर्द की, यहाँ तक कि उसकी याददाश्त भी खो गई थी। पर उसका वो पागलपन अब इतना बढ़ गया कि उसके डर और खौफ के कारण पूरा गांव खाली हो गया। और आज भी कोई गलती से वहाँ पहुँच जाता है तो फिर वो मोची उस आदमी को जीते जी सिल देता है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मैं फिर कभी भी उस हाईवे से नहीं गुजरा। कहते हैं कि आज भी उस हाईवे से गुजरते वक्त उस पुराने रोड पर एक बूढ़ा आदमी झोला लिए नजर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।